का साथियों साथियों मैं एक आज आईपीओ का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसलिए कुछ लोग हमारे जो दोस्त हैं वो अगर ना जानते हो शायद आईपीओ क्या होता है। जब किसी कंपनी को फंड की आवश्यकता होती है तो वो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो बैंक जाए और बैंक से पैसा ले। फंड की आवश्यकता अलग अलग विषय पे हो सकता है उसको अपना लोन रीपे करना हो सकता है उसको अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी हो सकता है उसको अपना बिजनेस अपर हैंड ले जाना हो, और कुछ सेबी की गाइडलाइन भी हो सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आज हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए रिव्यू करने जा रहे हैं। जब किसी कंपनी को आईपीओ लाना होता है तो वो आईपीओ के लिए सेबी के पास में डीआरएचपी दाखिल करती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय संचालन वित्तीय प्रदर्शन। उसको हम बोलते हैं व्यवसाय संचालन वित्तीय प्रदर्शन, जिसको हम बोलते हैं डीआरएचपी। वो दाखिल करती है और उसके प्रॉफिट लॉस को देखने के बाद ही सेबी उसको परमिशन देती है कि आपको शेयर मार्केट में लिस्ट होना है या नहीं होना है। ये तरीका होता है। तो आज हम एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रिव्यू करने जा रहे हैं जो जून 2008 में बनी थी और 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और साथियों बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है 2022 में आरबीआई ने से एनबीएफसी अपर लैंड का दर्जा भी प्राप्त दिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज। इसका अगर बिजनेस मॉडल देखा जाए तो साथियों कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए, बहुत ही नॉर्मल सा बिजनेस मॉडल है। क्या करती है? घरों को लोन प्रोवाइड करती है और वर्तमान में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अगर हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात की जाए तो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और ख़ास बात क्या है कि कंपनी का 97,000 करोड़ का एयूएम है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कंपनी पिछले 5 सालों से 30% पर CAGR से बढ़ रही है। ये तो हुई अब कंपनी की नॉर्मल सी बात। अब हम बात करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या है? संजीव बजाज जो है कंपनी के चेयरमैन डायरेक्टर जो हैं, वो कंपनी में 27 साल का अनुभव रखते हैं। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, उसके लिए एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट जहाँ तक मेरे एनालिसिस के अनुसार लगता है कि इनकी जो एलईडी, मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये जो बजाज, आपने भी देखा होगा साथियों, कहीं कहीं जाते हो बजाज फाइनेंस करा लो, बजाज से लोन करा लो, बजाज, तो इसका फ़ायदा इसको भी मिलेगा क्योंकि प्लेटफॉर्म तो एक ही है, कंपनी एक ही है। किसी को अगर एलईडी पे लोन कराना है तो उसको बजाज फाइनेंस कर देती है। और सपोज करो किसी की फ़ाइल पहले से बजाज फाइनेंस में चल रही है और उसको मकान पे लोन चाहिए तो उसको क्रेडिट स्कोर को देख करके बजाज हाउसिंग फाइनेंस लोन दे देगी। तो इसको ऑलरेडी बिजनेस जो है एक्सपेंड किया कराया मिलेगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा एक चीज़ हो रहा है साथियों, जो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, एक चीज़ इसमें देखने योग्य ये बात है कि जो मैनेजमेंट है वो 27 साल पुराना है और अनुभवी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मैटर ही सबसे बड़ा किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज को अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट ही फॉलो करता है। पेरेंट्स हैं इसके बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, तो मैंने आपको बता ही दिया। वो जो मैं एक और इसकी एनालिसिस किया, कंपनी की 100% प्रमोटर के पास अभी हिस्सेदारी है। 6,560 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल ला रही है कंपनी। 6,560 करोड़ का इशू ला रही है, जिसमें 3,000 रुपये का ऑफर फॉर सेल है और 3,560 रुपये का फ्रेश इशू है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के जो मैनेजमेंट द्वारा जो बताया गया है कि आप ऑफ़र फॉर सेल क्यों ला रहे हो। होता क्या है कि ऑफ़र फॉर सेल जो होता है वो नेगेटिव थिंक माना जाता है कंपनी के लिए, क्योंकि आप अगर कंपनी के एज द ओनर हो और आप अपना ऑफ़र फॉर सेल के जरिए अपना हिस्सा बेच रहे हो, इसका मतलब आपको कंपनी में कुछ नेगेटिव पॉइंट लगते हैं, इसलिए आप अपना हिस्सा बेच रहे हो। तो साथियों होता क्या है, जो संजीव बजाज जी ने कहा कि सेबी की गाइडलाइन के अनुसार आपको अगर शेयर मार्केट में लिस्ट करानी है कंपनी तो कम से कम 10% हिस्सा बेचना होगा। तो हमने 3,560 करोड़ का जो फ्रेश इशू है वो कंपनी की कैपेसिटी में लगेगा और जो 3,000 करोड़ वो हम अपना हिस्सा बेच के तो उसकी जो 10% का रेशियो है उसको पूरा कर रहे हैं। और एक चीज़ और भी हो सकती है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार सितंबर 2025 तक सभी जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज एनबीएफसी कंपनियां हैं उनको सभी को लिस्ट होना अनिवार्य है, ऐसा आरबीआई की गाइडलाइन है। तो एक ये भी की पॉइंट हो सकता है कि कंपनी को जल्दी अपना आईपीओ लाना पड़ा। और एक चीज़ हो रही है साथियों, कंपनी की 20 राज्यों में प्रेजेंस है।
हाँ, थोड़ा-सा एक नेगेटिव पॉइंट है कि ज़्यादातर जो कंपनी का बिज़नेस है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना ऐसे-ऐसे राज्यों से आता है। लेकिन इसको हम पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं कि कंपनी के पास में एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी फ्यूचर है। वो ऐसा नहीं है नॉर्थ में ही है, आप उसको ईस्ट में भी जा सकती है, या अपना तुम्हारा दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, ऐसी जगह भी उसका बिज़नेस बढ़ने का चांसेस काफ़ी है। तो इसलिए खाली हम ये ऐसे उसको नेगेटिव ही नहीं देखें कि कंपनी का 4, 6, 10 राज्यों में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। वो एक पॉजिटिव थिंग के लिए भी देखा जा सकता है। और मेरा अगर पर्सनल व्यू देखा जाए तो साथियों, मैं चाहता हूँ ऐसा हो कि प्रत्येक व्यक्ति बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आईपीओ के लिए अलॉट तो लगाए, क्योंकि जिस हिसाब से जीएनपी चल रही है इसकी, एक लॉट पे लगभग 10,000 रुपये का प्रॉफिट गेन आ रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार 10,000 रुपये का एक लॉट पे प्रॉफिट जिसे कर रहा है। अब हम करते हैं इशू साइज की बात। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% कोटा रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% कोटा रखा गया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% कोटा रखा गया है। और हाई इंडिविजुअल बायर के लिए 15% कोटा रखा गया। अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर 214 शेयर के लिए, जो कि एक लॉट है, 70 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लॉट लगाता है, तो 14,980 रुपया एक लॉट उसका लगेगा। और अधिकतम वो 13 लॉट तक अप्लाई कर सकता है। अगर वो 14 लॉट का अप्लाई कर देता है तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में आ जाएगा। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो कि 14 लॉट से लेकर के और 9,97,000 रुपये की एप्लीकेशन तक लगा सकता है। और अगर 9 लाख से अबव वो लगाता है तो हाई इंडिविजुअल बायर के रूप में वो लगाया जाएगा। अब हम इसका रजिस्ट्रार के बारे में जानते हैं कि इसका रजिस्ट्रार कौन है। इसका रजिस्ट्रार है के फिनटेक। के फिनटेक पे लिस्ट होगी और इसको 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक का इसका इशू साइज खुला रहेगा। 12 सितंबर को आपके अकाउंट, डीमेट अकाउंट में शेयर लिस्ट कर दिए जाएंगे, शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक इशू साइज खुला रहेगा। 12 सितंबर को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उन लोगों को 13 तारीख को रिफंड हो जाएंगे पैसे, और 16 तारीख को ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। साथियों, 16 तारीख को ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। एक हमारे क्वेश्चन, एक मैं देख रहा हूँ, एक हमारे यूज़र का क्वेश्चन आ रहा है। वो एक वोडाफोन पर राय जानना चाह रहे हैं कि क्या वोडाफोन को ख़रीदा जा सकता है। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं वोडाफोन को क्या कंडीशन है। साथियों, अब हम वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक हमारे यूज़र का क्वेश्चन था, वो वोडाफोन आइडिया के बारे में बात कर रहा था। बोला 11% मार्केट में टूट गया है वो। देखो क्या है, कंपनी का मार्केट कैप है 90,000 करोड़ का। ठीक है, वो इशू नहीं है। लेकिन क्या समझ के इन्होंने वोडाफोन आइडिया लिया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बुक वैल्यू नेगेटिव है और आरओसी नेगेटिव है यार, क्या है? देखो तो ज़रा यार इसको, जस्ट देखो फ्रेंड। अगर आप बैलेंस शीट पढ़ना चाहते हो तो बैलेंस शीट में जो सबसे बेटर चीज़ होती है देखने की, वो होता है सेल्स। सेल्स क्या है इसकी, देखे तो ज़रा सेल्स। अरे यार क्या है ये सब, अरे कचरा है यार, ये क्या है भैंचो, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या उठा लिया। देखो यार ये क्या है, ये 28,000 करोड़ का लॉस, पूरा करोड़ में फिगर है साथियों। देखो पूरा करोड़ में फिगर है, और ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जस्ट 1 मिनट जस्ट, अरे बाप रे बाप, इसको देखे तो जरा इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है। देखिए साथियों, इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट है 24,000 करोड़। ये देखिए, ये 24,000 करोड़, मतलब जो इसने लोन ले रखा है उस लोन को रिप्ले करने के लिए उसको जो ब्याज देना है वो 24,000 करोड़ देना है। ठीक है, अब ये 24,000 करोड़ रुपए तो देना है इसको, और इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले कितने का हो रहा है, मात्र 17,000 करोड़ का। आप ही बताइए साथियों, अगर किसी कंपनी का 10,000 करोड़ का, सपोज करो कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है और उसको 1.5 लाख रुपए ब्याज देना है, मूलधन नहीं केवल ब्याज देना है,
एक मिनट देखें जिसका APRO क्या स्थिति है। अरे बाप रे सर, इसका बेसिकली क्या है, अगर आप यूट्यूब देख पा रहे हैं तो इसका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी बहुत गिरता जा रहा है। हुआ क्या है कि जब 2017 में जियो नहीं आया था तब ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी, ये देखिए तब तो ठीक थी। जैसे ही जियो आया उसके बाद से इस कंपनी की कमर टूट गई। नहीं नहीं यार, निकल जाइए, एग्ज़िट कर लीजिए, मेरी ऐसी राय है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि जब कंपनी की बैलेंस शीट ख़राब हो जाए ना तो उसमें कुछ नहीं बचता। आप नॉर्मल सी बात देखिए, इसका ये देखिए आप, ये बढ़ता जा रहा है। भाई बढ़ने का साइन क्या है? ये क्या है? बोरोइंग है। बोरोइंग मतलब उधार, जो इसने दूसरों से ले रखा है, कर्जा, जिसको हम कर्जा बोलते हैं। इसकी कर्जा बढ़ता जा रहा है कंपनी का। जो इसके 2018 में इसके पास में 57,000 करोड़ का कर्जा था, आज वो बढ़कर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। ये देखिए 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। और जो रिज़र्व है, रिज़र्व मतलब जो पैसा हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं, इसके पास में नेगेटिव में है यार। 1.5 लाख करोड़ रुपये तो नेगेटिव में है। मतलब 2.5 लाख करोड़ तो ये हो गया जो इसको देना है, 1.5 लाख करोड़ ये हो गया, 4 लाख करोड़ तो ये हो गया। कंपनी का मार्केट कैप कितने का यार? अगर कंपनी पूरी भी बिक जाएगी तो 90,000 करोड़ की। और बेसिकली क्या है, टेलीकॉम सेक्टर में हमें एक चीज़ देखनी होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि उसको हर एक जनरेशन के बाद उसको अपने आप को अपग्रेड करना रहता है। अभी 3G के बाद 4G आया, 4G के बाद 5G में अपग्रेड करना है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे यार? अभी तो तुम क्या कर रहे हो, देखो अभी तुम क्या कर रहे हो, आप ही देखिए कि अपना कर्जा उतारने के लिए, देखो यहाँ देखो तुमने कितना का 25,000 करोड़ का केवल ब्याज दिया, कमाए 17,000, डिफरेंस है 8,000 करोड़ का। तो ये 8,000 करोड़ कहाँ से आए? यहाँ से आए। देखो 37,000 करोड़ प्लस 8,000 करोड़, तो ये यहाँ बढ़ गए। आप कर्जा लेकर दूसरे का ब्याज दे रहे हो यार भाई साहब, क्या मतलब है? कंपनी से एग्जिट होना बेटर है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र गिरता जा रहा है कंपनी में, मेरे लिए नहीं। वो देखें भी इसमें कंपनी एक शायद, देखते हैं, जस्ट वन मिनट। आदित्य कुमार बिरला की 2021 में 74% हिस्सेदारी थी, घटा के उसने अपनी प्रमोटर ने 38% कर लिए। अरे भाई कौन महानुभाव है यार, इसको क्या करोगे खरीद के? प्रमोटर जो कंपनी का मालिक है वो अपनी हिस्सेदारी बेचता जा रहा है, और तुम बने हो कि नहीं हम चलाएंगे कंपनी। यार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन दिया था उसको गवर्नमेंट को वो दे नहीं पाया, तो गवर्नमेंट को अपनी हिस्सेदारी देनी पड़ी इनको। एग्ज़िट कर लीजिए, ये खरीदने लायक नहीं है। क्या है कि देखो कंपनी बेसिकली 2-3 चीज़ें रहती है कंपनी के, आरओसी, इक्विटी, रेट ऑफ इक्विटी, और कंपनी लोन ऑफ फ्री होनी चाहिए। मतलब कंपनी के ऊपर डेट नहीं होना चाहिए, उधारी नहीं होनी चाहिए। क्या है यार, नहीं मैं राय नहीं दूंगा, नो।